नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीरायुष एकेडमी में। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक रैप डेडिकेट करना चाहता हूं उनके लिए जो मेहनत करते हैं और उन मेहनती छात्रों के पीछे कुछ ऐसे लोग हैं, उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्हें हमेशा डीमोटिवेट करते रहते हैं। जैसे मेरे भी साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें भी डीमोटिवेट करते रहते हैं। जैसे मेरे अंदर की कुछ बचकानी आदतें देख करके वो कहते हैं ये लड़का नहीं सुधरेगा, तो उनके ऊपर ये डेडिकेटेड है। सुनिएगा आप लोग भी। अगर आपके आसपास भी अच्छे लोग हैं तो आप उन्हें भी यह सुना सकते हैं, टैग कर सकते हैं, किसी पोस्ट में टैग कर सकते हैं। ठीक है, सुनिएगा कि कामयाबी की हर राज को जानेगा, अब तो ये आग लगा के मानेगा, अब तो ये झंडे गाड़ देगा, जो सामने आए सबकी फाड़ देगा, अपनी कामयाबी का डंका बजा देगा, सारे कॉम्पिटिटर्स की लंका लगा देगा। अब ये आलस और लालच से बचेगा, अपने कर्मों से इतिहास रचेगा, अपने प्रायोरिटीज़ को ये खुद चुनेगा। अब ये किसी की नहीं सुनेगा, किसी को प्रूव नहीं, खुद को इम्प्रूव करेगा। हाँ हाँ, तुम लोग सही कहते हो, ये लड़का नहीं सुधरेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप में जो लड़का है ये सेम रैप चिपका सकता है या फिर लड़की है तो ऐसे कहिएगा आप लोग। कामयाबी की हर राज को जानेगी, अब तो ये आग लगा के मानेगी, अब तो झंडे गाड़ देगी, जो सामने आएगा सबकी फाड़ देगी, अपनी कामयाबी का डंका बजा देगी, अब सारे कंप्यूटर्स की लंका लगा दी। अब ये लालच और आलस से बचेगी, अपने कर्मों से इतिहास रचेगी, अपने प्रायोरिटीज़ को खुद चुनेगी, अब ये किसी की नहीं सुनेगी। हाँ, तुम लोग सही कहते हो, ये लड़की अब नहीं सुधरेगी। अतः हम अपने लक्ष्य को पा करके ही रहेंगे। ठीक है, आप चाहे कितना भी हमें डीमोटिवेट कर लें, चाहे कितना भी हमारी बदनामी कर लें, कुछ भी कर लें, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्वागत है एक बार पुनः दोस्तों आप सभी का हवेली पर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की क्लास को शुरुआत कर दिए हैं कल से, सॉरी परसों से। कल हमने आपको वीडियो नहीं दे पाया था कुछ कारणों की वजह से, मैं कहीं बाहर चला गया था। ठीक है, आज आपको मिलेगी वीडियो। ठीक, तो जो इसके पहले वाला वीडियो था दोस्तों, उसमें मैंने संविधान के बेसिक तत्वों के बारे में बात किया था। संविधान के बेसिक तत्वों से मतलब है कि हमने संविधान की परिभाषा को देखा था और शासन के अंगों को देखा था। ठीक है दोस्तों, संविधान किसे कहते हैं? संविधान वह दस्तावेज होता है जिसमें उन नियमों का, उन कानूनों का उल्लेख होता है जो किसी देश में समानतापूर्ण भाव बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, हमने संविधान की परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से देखा था, समझा था। उसके बाद मैंने देखा था शासन के अंगों को। शासन कितने अंग होते हैं दोस्तों? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या होती है? विधायिका का मुख्य कार्य होता है कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका क्या होता है? कार्यपालिका का मुख्य कार्य होता है उन कानूनों के अनुसार शासन सत्ता चलाना। ठीक, जो न्यायपालिका होता है, न्यायपालिका का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है कि कानून के उल्लंघन पर दंड का निर्धारण करना। अतः किसको कितना दंड दिया जाएगा अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है तो। ठीक है, बहुत सारे कानून है, एक कानून तो है नहीं, तो प्रत्येक कानून के लिए अलग अलग दंड का निर्धारण कौन करता है? न्यायपालिका करता है। ठीक है दोस्तों, जुडिशरी करती है। ठीक, तो हमने इन सभी चीज़ों को देखा था। और कार्यपालिका के तहत हमने अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका को देखा था। अस्थायी कार्यपालिका भी 4 प्रकार की होती है। सॉरी, अस्थायी कार्यपालिका जो होती है उसे प्रशासनिक कार्यपालिका कहते हैं, और अस्थायी कार्यपालिका जो होती है इसे राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, अस्थायी या फिर राजनीतिक कार्यपालिका कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। कौन कौन से? संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षीय कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका और बहुल कार्यपालिका। ठीक है दोस्तों, संसदीय कार्यपालिका क्या होता है? इसमें संसदीय कार्यपालिका के तहत जो किसी देश की शक्ति होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, राष्ट्रपति में निहित होती है तथा उन सभी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। ठीक, और जो अध्यक्षीय कार्यपालिका है इसमें भी सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन डिफरेंस बस ये है कि यहाँ पर उन सभी शक्तियों का प्रयोग जो है राष्ट्रपति स्वयं करता है। ठीक, अब आते हैं दोहरी कार्यपालिका में। दोहरी कार्यपालिका में दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है और प्रधानमंत्री होता है, दोनों में शक्तियों का बराबर बराबर विभाजन कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री अपने शक्ति का प्रयोग करता है और राष्ट्रपति अपने शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक, आते हैं बहुल कार्यपालिका पर। हमने बताया था दोस्तों जो बहुल कार्यपालिका है, ठीक है, बहुल कार्यपालिका में शक्तियों का विभाजन कई भागों में किया गया होता है। जैसे कि हमने उदाहरण दिया था स्विट्जरलैंड का। ठीक है, स्विट्जरलैंड का, तो स्विट्जरलैंड में जो है दोस्तों, पहली बात तो छोटी, एक बहुत छोटा देश है, एक नगर के समान है, और ऊपर से वहाँ पर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है। अभी हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है,
तो हमने कार्यपालिका तक देख लिया था और न्यायपालिका को हमने देखा कि न्यायपालिका क्या होता है, जो कानून के उल्लंघन पर क्या करती है, दंड का निर्धारण करती है। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग देख लेंगे जो भारत है, भारत में कैसी व्यवस्था लागू है। दोस्तों आप लोग कहेंगे लोकतंत्र लागू है, ठीक है, भारत में क्या लागू है, लोकतंत्र या राजतंत्र। तो राजतंत्र और लोकतंत्र को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, राजतंत्र और लोकतंत्र। बस इतना समझिएगा दोस्तों कि जो राजतंत्र होता है, यहाँ पर कोई राजा राज्य करता है, कोई राजा राज करता है, अतः यहाँ की जो शासन होती है वह निरंकुश शासन होती है। अतः यहाँ का जो राजा होता है वही अपने आप में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब होता है, वह जो नियम बनाएगा वही मान्य होगा। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र में विधायिका जो कानून बनाती है, कानून बनाने का कार्य विधायिका करती है, कार्यपालिका शासन चलाती है, और जो न्यायपालिका होता है वह क्या करता है दोस्तों, वह कानून के उल्लंघन पर दंड का निर्धारण करता है। लगभग विश्व के लगभग सभी देशों में, देखिए आराम से समझने का प्रयास कीजिएगा, अगर हम तेज़ जा रहे हो तो बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक, हम थोड़ा सा और स्लो हो लेंगे। ठीक, विश्व के लगभग सभी देशों में लोकतंत्र लागू है। क्या है, लोकतंत्र लागू है। ठीक, अब हम लोकतंत्र होता क्या दोस्तों, लोकतंत्र की परिभाषा समझिएगा, ऐसी शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं भाग लिया जाता है। अतः जनता प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, किसमें, लोकतंत्र में। ठीक है, इसका एक बड़ा फेमस परिभाषा है अब्राहम लिंकन द्वारा जो दिया गया था कि जनता का शासन जनता के लिए जनता द्वारा। ठीक है, ठीक है, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। किसने दिया था, अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, अतः हम यहाँ पर थोड़ा सा लोकतंत्र की परिभाषा को समझते चलते हैं और लिखते चलते हैं। ठीक है, आप लोग लिखिएगा, हालांकि इसका नोट्स हम आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, जिसको नोट चाहिए वो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है, धर्मवीर यादव सर्च करेंगे मिल जाएगा। अभी हम उसका नाम चेंज करने वाले हैं, अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, देखिएगा, जैसे लोकतंत्र को हम लोग समझने जा रहे हैं, क्या लोकतंत्र, अगर हम लोकतंत्र की परिभाषा के बारे में बात करें दोस्तों तो क्या कहेंगे, लिखिएगा, ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, लोकतंत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने जो परिभाषा दिया इसका लिख लीजिएगा, जनता द्वारा जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। अब आते हैं लोकतंत्र के प्रकार पर, तो लिखिएगा, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, लोकतंत्र दो प्रकार की होती है, फिर क्या होता है, कुछ भी लिख लीजिए, की होती है। पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है दोस्तों। देखिएगा, यहाँ पर हमने बताया, जो लोकतंत्र की परिभाषा मैंने बताया, तभी बताया कि लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता जो है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में भाग लेती है। कौन भाग लेती है, जनता। ठीक है, जनता भाग लेती है। किस देश की जनता, जिस देश में लोकतंत्र लागू रहता है। ठीक है, जैसे हमारे भारत में है, तो हमारे भारत में जो लोकतंत्र लागू है, ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे चुनाव होता है तो भारत की जो जनता है अपना मत देती है। ठीक है, अतः जो भारत की जनता है, ठीक है, भारत की जनता है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किसका चुनाव करती है,
हमारे देश के जो लीडर्स हैं, ठीक है। तो अभी समझिएगा यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, इस बात को समझिएगा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, एक एक पॉइंट को आसानी के साथ समझिएगा, ठीक है, तब समझ में आएगा। बस आप यहाँ पर इतना जानिए, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, डालिए हेडिंग। देखिए आप लोग जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको नोट्स के रूप में लिखते जाइएगा, ठीक है। हालांकि मैं नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा अलग बात है, लेकिन आप लोग जो अपने से लिखेंगे ना, वो कुछ उसको जब पढ़ेंगे आप ना, उसका मज़ा कुछ हो रहता है। मज़ा का मतलब यहाँ पर आपको समझ में बहुत जल्दी आता है, ठीक है, क्योंकि आप अपने से लिखे रहते हैं तो समझ में बहुत अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से आता है, ठीक है। लिखिएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, पहला हेडिंग डाल के लिखिएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। लिखिएगा ज़रा सा, बहुत आसान है, या बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है, ठीक है, बहुत आसान है। लिखिएगा, इसे सीधा लोकतंत्र भी कहते हैं, इसे सीधा लोकतंत्र भी कहते हैं, ठीक है। किसको, प्रत्यक्ष लोकतंत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, सीधा लोकतंत्र कहा जाता है। प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी का मतलब क्या होता है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। यह कहाँ लागू होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसे देश में लागू होता है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट करके लिख लीजिएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसे देश या फिर ऐसे नगर में लागू होता है जो बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे कहाँ लागू है, एकमात्र ऐसा देश है, कौन, स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है। बाकी अन्य देशों में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है, ठीक है। स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा देश है जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है। स्विट्जरलैंड बहुत ही छोटा है और यहाँ पर जो शक्तियों का विभाजन है 7 रूप में हुआ है, 7 भाग में हुआ है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है इसे सीधा लोकतंत्र भी कहते हैं, ठीक है। आगे लिखिएगा, यहाँ पर जो निर्णय लिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर जो भी निर्णय लिया जाता है उस पर जनता द्वारा मतदान किया जाता है, ठीक है। उस पर जनता द्वारा वोटिंग किया जाता है। अगर उस निर्णय पर जनता का बहुमत मिला, ठीक है, जिस भी निर्णय पर जनता का बहुमत मिलेगा वह निर्णय ही माना जाएगा। जैसे अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ कोई निर्णय लेना हो तो संसद तय कर लेती है, ठीक है, संसद तय कर लेती है। संसद क्यों तय कर लेती है, क्योंकि जो संसद में सदस्य है वो हमारे ही क्या होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। अतः यहाँ से हम लोग सांसद और विधायक को चुनकर भेजते हैं संसद में, वो लोग वहाँ जाते हैं और हमारा क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब हमने उनको वोट दिया, हमने चुना कि नहीं आप हमारी तरफ से क्या करें, हमारा प्रतिनिधित्व करें। अतः हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ करते हैं, संसद में करते हैं। कैसे करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो जनता होगी वही खुद निर्णय करेगी, ठीक है। जो भी निर्णय बनेगा उस पर जनता का मतदान होता है। अगर उस पर बहुमत मिला, उस नियम पर बहुमत मिला, तब तो वह जो नियम होता है वह पास हो जाता है। तो लिखिएगा इसको कि इसमें सभी नागरिक, लिखिएगा इसमें सभी नागरिक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मतदान करते हैं। महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर क्या करते हैं दोस्तों, मतदान करते हैं, ठीक है। कहाँ पर, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, ठीक है। बस इतना ही समझिएगा, इसे सीधा लोकतंत्र कहते हैं। इसमें सभी नागरिक महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर क्या करते हैं, मतदान करते हैं। अगर कोई भी फैसला लिया जा रहा है तो जिस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू होता है वहाँ की जो जनता होती है उस फैसले पर क्या करती है, मतदान करती है, उस फैसले को मान्य करने के लिए। यदि उसके पक्ष में ज़्यादा वोटिंग पड़ गया, ठीक है, तब तो वो नियम लागू होगा। अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, वह खारिज हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, ये होगा हमारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। हमने अभी आपको बताया कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ लागू होता है, कैसे देश में, एक छोटे नगर के बराबर होते हैं या फिर छोटे देशों में लागू होता है, ठीक है, छोटे देशों में लागू होता है। जैसे स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पर, ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पर।
आप लोग लिख लिया करें, ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करें। हालांकि जो नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगा वो अलग बात है। दूसरा होगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसका क्विज भी कराऊंगा मैं। क्विज मतलब इससे जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं, ठीक है, जिस तरह से एग्ज़ाम में आते हैं उस तरह से मैं इसका क्विज करवाऊंगा, मैं खुद करवाऊंगा। आप लोग चिंता ना करें, ठीक है, मैं खुद करवाऊंगा। मैं आप लोगों को इस बात का आश्वासन दे देना चाहता हूं कि मैं जो पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, जो भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं, एक भी प्रश्न आपका छूटने नहीं दूंगा, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अक्सर और जो पढ़ाने आते हैं आपको सीधे संविधान सभा से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, संविधान सभा से स्टार्ट करते हैं और शुरुआत करते हैं। लेकिन मैंने आपको कुछ मूलभूत तत्वों के बारे में बात किया। आपको शुरुआत में कोई ऐसे इतना डीप जाके नहीं बताएगा, ठीक है, ठीक है। कार्यपालिका के बारे में जितना डीप मैंने बताया, अगर आप लोग ठीक है, अगर आप लोग उतना डीप कभी कार्यपालिका के बारे में पढ़े होंगे तो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। और पढ़ेंगे तो ये तो बहुत अच्छी बात है, सोने में सुहागा, ठीक। अभी हम लोग देखने वाले हैं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को, ठीक है दोस्तों। तो हम कहेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है दोस्तों, दो प्रकार का होता है, ठीक। एक होता है विधायिका व कार्यपालिका के संबंध के आधार पर, ठीक है, संबंध के आधार पर। दूसरा होगा केंद्र व राज्य के संबंध के आधार पर, केंद्र व राज्य के संबंध के आधार पर, ठीक है। आप समझिएगा, ये जो विधायिका व कार्यपालिका के संबंध के आधार पर है, इसको भी दो भाग में बांटते हैं, ठीक है, समझिएगा, इसको भी दो भाग में बांटते हैं। कौन कौन सा? पहला होगा संसदीय शासन व्यवस्था, पहला संसदीय शासन व्यवस्था, और दूसरा क्या होगा? अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। दूसरा क्या होगा दोस्तों? अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, ठीक है। जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसको दो भाग में बांटते हैं, विधायिका व कार्यपालिका के संबंध के आधार पर, और दूसरा केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पर। अब जो विधायिका व कार्यपालिका के संबंध के आधार पर है, इसको भी दो भाग में बांटते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था के रूप में और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के रूप में, ठीक है। अब यह जो केंद्र और राज्य के संबंध के आधार पर है, इसको भी कितने भाग में बांटते हैं? तीन भाग में बांटते हैं। कौन कौन सा? संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था। दूसरा होगा परिसंघीय शासन व्यवस्था, परिसंघीय शासन व्यवस्था, ठीक है। तीसरा होगा एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है, एकात्मक शासन व्यवस्था। तो जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है दोस्तों, इतने भाग में बांटते हैं हम इसको, और एक एक को अब हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। संसदीय शासन का पहले होगा, फिर अध्यक्षीय का होगा, ठीक है। फिर इसके आधार पर आएंगे तो संघीय शासन व्यवस्था, परिसंघीय शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग जानेंगे। अब चलिए एक एक के बारे में डीप अध्ययन हम लोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हेडिंग डालिएगा संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है दोस्तों। हेडिंग डाल लीजिए संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है। इसको मिटाते हैं, हेडिंग डालिए संसदीय शासन व्यवस्था। आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है, कई बार कह रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। पहला डाल लीजिए, पहले तो हेडिंग डालिएगा विधायिका एवं कार्यपालिका के संबंध के आधार पर, ठीक है। इसको डाल लेने के बाद अब पहला हेडिंग डालिएगा संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, ज़रा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। हमने क्या बताया, भारत में क्या है? लोकतंत्र लागू है, ठीक है। लोकतंत्र को हमने दो भागों में पढ़ा, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपसे पूछ दे कि भारत में कैसा लोकतंत्र लागू है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, तो आप क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र लागू है, ठीक है। क्या? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। चलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ।
अब पूछ देगा अगर कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के तहत कौन सी शासन व्यवस्था लागू है। ठीक, तो हमने कहा कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम दो भाग में बांटे हैं, विधायिका व कार्यपालिका के संबंध के आधार पर और यहाँ पर केंद्र व राज्य के संबंध के आधार पर। ठीक, ये दो भाग में बांटे थे, संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भारत में कौन सी शासन व्यवस्था लागू है, संसदीय शासन व्यवस्था लागू है। कौन सी लागू है दोस्तों, संसदीय शासन व्यवस्था लागू है भारत में। ठीक है, अभी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे, अभी तो एक इंट्रोडक्शन के तौर पर इसको ले रहे हैं हम, जब आगे और चलेंगे तो और डीप होते हुए चलते चलेंगे हम लोग, एक एक पॉइंट को एकदम डीप से पढ़ेंगे हम लोग, एकदम शून्य से लेकर के आप लोगों को शिखर तक पहुंचाएंगे, ये वादा रहा मेरा। ठीक है, अभी चलिए हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था को समझते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था क्या होता है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। संसदीय शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका का निर्माण विधायिका में बहुमत प्राप्त दल द्वारा होता है, या फिर कार्यपालिका का निर्माण विधायिका में बहुमत प्राप्त दल द्वारा किया जाता है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले यहाँ पर लिखते हैं, फिर एक एक करके समझाते हैं। लिखिएगा, संसदीय शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका का निर्माण विधायिका में बहुमत प्राप्त दल जिसमें कार्यपालिका का निर्माण विधायिका में बहुमत प्राप्त दल द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि जो संसदीय शासन व्यवस्था, हमने अभी बताया कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था लागू है, संसदीय शासन व्यवस्था लागू है। कई बार सवाल देखिए पूछा है, पुटअप किया गया है। अभी मैं इसका जब क्वेश्चन लूँगा, अभी कुछ आगे चलिए, अभी आप लोगों के लिए और सारी प्लानिंग की जा रही है, अभी मैं उसको बता नहीं सकता। ठीक है, जैसे ही वो प्लानिंग हो जा रही है फिर मैं आप लोगों को पब्लिश कर दूँगा, बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोग पढ़िए। ठीक, संसदीय शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका, वर्डों पर ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। कार्यपालिका का निर्माण विधायिका में बहुमत प्राप्त दल द्वारा किया जाता है। अब समझिएगा कार्यपालिका क्या होता है। हमने बताया कि कार्यपालिका जो होता है कानूनों के अनुसार शासन सत्ता चलाता है। कौन? कार्यपालिका चलाता है। ठीक, और कानूनों के अनुसार चलाता है तो कानून कौन बनाता है? विधायिका। अतः जो बहुमत प्राप्त दल होगा, ठीक, जैसे भारत में चुनाव हो रहा है, कई दल होते हैं, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, इन दोनों में जैसे बीजेपी जीती, ठीक, बीजेपी जीती तो कहाँ जाएगी? विधायिका में जाएगी, और विधायिका में जब जाएगी तो इसने बहुमत प्राप्त किया हुआ है, ठीक है, इसने जीत हासिल की है। ठीक, तो अब क्या होगा? बीजेपी के द्वारा कार्यपालिका का निर्माण किया जाएगा। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? हमने बताया था कल। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? जितने भी मंत्री, वित्त मंत्री, कपड़ा मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री, जितने भी मंत्री हैं, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आएंगे? मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आएंगे। प्रधानमंत्री भी, ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री भी मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही आते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। कई बार इस पर विवाद सा हो जाता है, लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कार्यपालिका का निर्माण विधायिका में बहुमत प्राप्त दल द्वारा किया जाता है। क्या यह बात आप लोगों को समझ में आई? एक बार पुनः समझने का प्रयास कीजिएगा। संसदीय शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका का निर्माण मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कौन बनता है, ठीक है। कार्यपालिका का निर्माण विधायिका में ही, क्यों? क्योंकि जो विधायिका होती है वही क्या होता है? हमारा कानून बनाता है। और भारत में कानून कौन बनाता है? हमारी संसद। अतः जो दल बहुमत प्राप्त करती है और संसद में जाती है, संसद में जाके कार्यपालिका का निर्माण करती है। कार्यपालिका के निर्माण से तात्पर्य है कि प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है। निर्माण का मतलब किसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, किसे अन्य मंत्री बनाया जाएगा, वह कौन डिसाइड करेगा? बहुमत दल जो प्राप्त किया रहेगा वह डिसाइड करता है, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में समझते हैं। सुनिएगा, जो संसदीय शासन व्यवस्था होता है दोस्तों, इसमें 2 राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था में 2 राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। एक औपचारिक अध्यक्ष होता है, एक
अनौपचारिक अध्यक्ष होता है। ठीक है, जैसे हमारे देश में औपचारिक अध्यक्ष आप किसे कहेंगे? औपचारिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होंगे और अनौपचारिक कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा, पहले लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। लिखिए, लिख के मैं फिर समझा दे रहा हूँ, लिखिएगा। संसदीय शासन व्यवस्था में इसमें मतलब संसदीय शासन व्यवस्था में 2 राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। 2 राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। पहला कौन होगा? पहला औपचारिक अध्यक्ष। औपचारिक अध्यक्ष किसे कहेंगे आप? राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को। और दूसरा अनौपचारिक अध्यक्ष। अनौपचारिक अध्यक्ष किसे कहेंगे? प्रधानमंत्री को। ठीक है, प्रधानमंत्री को। देखिएगा, हमने बताया आपको, जब संसदीय कार्यपालिका में पढ़ रहा था, हम लोग पढ़ रहे थे, बता रहे थे हम आपको, तो उसमें हमने बताया था संसदीय कार्यपालिका का मतलब संसदीय शासन व्यवस्था से ही रिलेटेड है, संबंधित है। ठीक है, अब समझिएगा, वहाँ पर मैंने बताया था कि संसदीय कार्यपालिका में सारी शक्तियाँ किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन उन सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अतः यह क्या हो जाता है? केवल औपचारिक मात्र रह जाता है। अतः हमारे पास तो शक्तियां हैं, लेकिन हम उसका पूर्णतः उपयोग नहीं कर सकते। हमको अगर उपयोग करना है तो हम प्रधानमंत्री के माध्यम से करेंगे। अतः जो हमारी शक्ति होगी, राष्ट्रपति की शक्ति होगी, वह कौन यूज़ करता है? प्रधानमंत्री यूज़ करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और किसकी सहायता से करता है? अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? तो आगे बढ़ें। अब अगला टॉपिक लिखिएगा इसी संसदीय शासन व्यवस्था की। ठीक है, लिखिएगा कि इसे सामान्यतः उत्तरदायी सरकार कहते हैं। उत्तरदायी सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तरदायी सरकार कहते हैं। उत्तरदायी सरकार क्यों कहते हैं? अभी समझिएगा, अभी मैं समझा रहा हूँ। यह जो उत्तरदायी सरकार होता है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व, यहाँ से लिखिएगा, यहाँ लिखिए। 2 प्रकार का होता है। पहला लिखिएगा सामूहिक उत्तरदायित्व, और दूसरा लिखिएगा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि इसे क्या कहते हैं? सामान्यतः उत्तरदायी सरकार कहते हैं। उत्तरदायी सरकार कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होता है सामूहिक, एक होता है व्यक्तिगत। ठीक है, तो यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब समझिएगा। इसका मतलब समझिएगा, जो प्रधानमंत्री होंगे और जो मंत्रिपरिषद होगी, अतः हम क्या कहेंगे? जो मंत्रिपरिषद है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होता है? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ लिखते जाइएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व। इसमें लिखिएगा मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, उत्तरदायी मतलब जवाबदेही। उत्तरदायी मतलब जवाबदेही। यदि कुछ भी होता है, ठीक है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं, जितने भी भारत में निर्णय लिया जाता है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, अतः भारत में जितने भी निर्णय लिया जाता है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह से लिया जाता है। ठीक है, अतः ये लोग ये पूरे जो मंत्रिपरिषद है किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति। ठीक है, लोकसभा के प्रति। जब हम लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे, अतः संघीय कार्यपालिका और विधायिका वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो हम बताएंगे वहाँ पर कि लोकसभा का महत्व क्या है और राज्यसभा का महत्व क्या है। बस इस बात को भी यहाँ पर इतना समझिए कि जो मंत्रिपरिषद होता है सामूहिक रूप से किसके प्रति
उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्यों होता है? अगर जो मंत्रिपरिषद वर्तमान समय में है लोकसभा में अपना विश्वास खो देता है तो यहीं पर इसको अपना त्यागपत्र देना पड़ जाएगा। किसको? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को। ठीक है, तो लोकसभा में बड़ी पावर होती है, समझिएगा। लोकसभा वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरी डिटेल वहाँ पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो समझने का प्रयास करें वहाँ पर बस इतना समझें। ठीक है, अब समझिएगा आप लोग कि जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, मंत्रिपरिषद जो होता है, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद होता है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व क्या होता है कि जो मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है, जो मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक नहीं, व्यक्तिगत रूप से। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे, ठीक है, ऐसी किस व्यवस्था को उत्तरदायी सरकार कहते हैं? एकात्मक, संघीय, संसदीय या फिर अध्यक्षीय? तो ध्यान रखिएगा, संसदीय शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? उत्तरदायी सरकार कहते हैं। ठीक, अब यदि उसमें पूछ दे कि जो मंत्रिपरिषद होता है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या फिर नन ऑफ दीज? तो ध्यान रखिएगा, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और जो मंत्रिपरिषद की बात कर रहे हैं, ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति क्या होता है? उत्तरदायी होता है। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में आई? अभी इसमें एक दो पॉइंट और है, उसको भी नोट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए लिखिएगा, संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। लिखिएगा, संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार का कार्यकाल या फिर कार्यपालिका का कार्यकाल, सरकार का कार्यकाल सामान्यतः दिख रहा है ना? हाँ, सामान्यतः यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, लेकिन लिखिएगा, परंतु 5 वर्ष से पूर्व भी हटाए जा सकते हैं। 5 वर्ष से पूर्व भी हटाए जा सकते। ठीक है, जो लोकसभा होता है दोस्तों, ठीक है, जो संसदीय शासन व्यवस्था है, इसमें जो सरकार का कार्यकाल होता है दोस्तों, संसदीय शासन व्यवस्था में कितना होता है? सामान्यतः 5 वर्ष होता है। एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, क्या लगा है? सामान्यतः है, मतलब वह 5 वर्ष तक ही शासन कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है। लेकिन 5 वर्ष से पहले भी क्या किए जा सकते हैं? हटाए जा सकते हैं। ठीक है, यही तो होता है। देखिए दोस्तों, यही लोकतंत्र है। ठीक है, इसीलिए अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। यदि ये कुछ जो कानून है उससे हट के अगर कुछ करना चाहे तो इन्हें हटा दिया जाता है। अतः ये लोकसभा में यदि अपना विश्वास खो देते हैं तो इनको त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, ओके, इतनी बात हो गई। इसमें एक पॉइंट और है। ठीक है, एक पॉइंट क्या है उसको नोट कीजिएगा आप लोग। एक पॉइंट ये है कि जो संसदीय शासन व्यवस्था होता है दोस्तों, इसमें संकट काल के समय में निर्णय लेने में बड़ी विलम्ब होती है। ठीक है, संकट काल के समय में यदि जैसे बाहर से अटैक हो गया, मान लीजिए पाकिस्तान अटैक कर दिया, ठीक, या फिर कोई भी देश अटैक कर दिया, तो अगर हमको रिटर्न अटैक करना है तो हमको थोड़ा सा निर्णय लेना होता है। ठीक है, कोई भी निर्णय लेना हो मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया जाता है। भारत में कोई भी निर्णय लेना हो मंत्रिपरिषद के द्वारा ही लिया जाता है। और अगर ऐसी कोई घटना होती, संकट काल का समय आता है, तो मंत्रिपरिषद का बैठक बुलाने में तथा निर्णय लेने में क्या हो जाता है? विलम्ब हो जाता है, अतः देरी हो जाती है। ठीक है, लिखिएगा कि संकट काल के समय में
ऐसे लिखिएगा, इस शासन व्यवस्था में, यानी कि इसमें संकट काल के समय में, इसमें संकट काल के समय में, इसमें संकट काल के समय में निर्णय लेने में, संकट काल के समय में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में, ऐसे लिखिएगा, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में विलंब हो जाता है, विलंब होने की संभावना, ऐसे लिखिए, महत्वपूर्ण निर्णय लेने में विलंब होने की संभावना अधिक रहती है, संभावना अधिक रहती है, क्योंकि निर्णय मंत्रिपरिषद के माध्यम से लिया जाता है, निर्णय मंत्रिपरिषद के माध्यम से लिया जाता है, मंत्रिपरिषद के माध्यम से लिया जाता है, और मंत्रिपरिषद के माध्यम से लिया जाता है, और तथा मंत्रिपरिषद का बैठक बुलाने, मंत्रिपरिषद का बैठक बुलाने व निर्णय लेने में विलंब हो जाता है, विलंब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा। संसदीय शासन व्यवस्था में सरकार का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, हमने देख लिया। अब हमने एक टॉपिक को और देखा कि इसमें जो संकट काल के समय में यदि कोई मुसीबत आ गई भारत पर, अगर उस समय निर्णय लेना होता है तो विलंब होने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, कोई महत्वपूर्ण अगर निर्णय लेना है कि अब हमें क्या किया जाए, तो उस समय जो भारत की मंत्रिपरिषद है, बिना मंत्रिपरिषद के आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, जबकि अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है, वहाँ पर आप तत्काल निर्णय ले सकते हैं। अभी जब हम संसदीय शासन व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, फिर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एक प्रश्न देंगे आप लोगों को कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था होना चाहिए या फिर अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होना चाहिए। आप लोग अपना तर्क वितर्क लगाइएगा, क्योंकि हालांकि ये मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा, यूपीएससी मेंस का, अभी उसको रहने दीजिए आप लोग। ठीक है, अभी बस इतना समझिए कि जो इसमें संकट काल के समय में महत्वपूर्ण लेने में विलंब होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि निर्णय जो होता है मंत्रिपरिषद के माध्यम से लिया जाता है। ठीक है, तथा जो मंत्रिपरिषद होता है, इसका बैठक बुलाने व निर्णय लेने में क्या हो जाता है दोस्तों, विलंब हो जाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अध्यक्षीय शासन संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में आप लोगों को समझ में आया अच्छी तरह से? बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, यह खत्म होता है, उसके बाद हम लोग अपने पहले चैप्टर पर पहुंच जाएंगे। पहले चैप्टर कहाँ, संविधान सभा को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी लोकतंत्र ये 2 वीडियो समाप्त करेंगे। ठीक है, आज ये हुआ और एक वीडियो कल आएगा जिसमें लोकतंत्र को हम पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे। ठीक है, अभी तो बचा है ना अध्यक्षीय, एकात्मक और वो संघीय और परिसंघीय बचा है। ठीक है, तो उसको कल समाप्त कर लेंगे। उसके बाद परसों से हम संविधान सभा के निर्माण पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, कि संविधान सभा कैसे बना, क्या हुआ था संविधान सभा बनने के दौरान, कितनी समितियाँ बनी थी, उन सबको हम पढ़ेंगे। ठीक, परसों से। अभी कल आएगा लोकतंत्र पर एक और वीडियो। ठीक है, वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसको यहीं रोकते हैं। कल कहाँ शुरू करेंगे, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था से शुरू करेंगे। उसके बाद क्या क्या बचा है, संघीय शासन व्यवस्था, परिसंघीय शासन व्यवस्था, और कौन बचा है आपका, एकात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, तो एक छोटी सी वीडियो हुई कल की, और उसके बाद हम लोग परसों से बढ़ जाएंगे संविधान सभा पर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक दीजिएगा हमको। देखिए गर्मी बहुत है, तो फीडबैक दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों में। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, कमेंट तो जरूर किया करिए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। फिर अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो फिर हम और दुगने मन से वीडियो को और अच्छी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। हालांकि हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम आपको अपना बेस्ट दें। ठीक है, हमारे अंदर जितना कुछ भी है उसको निचोड़ के आपको दे दें। ठीक, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा, और समझ में आया कि नहीं उसको कमेंट में बताइएगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, और वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। चलिए, तो स्वागत है आप सभी का, चलिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद आप सभी का।